के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, फ्री ग्रुप है सारे ही, ये तो दोनों चैनल्स हैं हमारे और ये फ्री ग्रुप बना रखा है, इसे ज्वाइन कर लेना। क्लियरली तुम देख पा रहे होगे, तुम्हें 3 एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सबके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बता रखा है कि हर टीचर की क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या पढ़ाने का तरीका है। बहुत ही बेहतरीन बैच डिज़ाइन किया गया है और अभी ऑफर प्राइस में ये बैच अवेलेबल है। उसके बाद ये प्राइस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो और इस बैच को फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि अब क्लासेस यहाँ पे रेगुलर पोस्ट होंगी। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार मैं तुम्हें सबसे पहले वो बता देता हूँ। फंक्शंस वगैरह ये सारी चीजें हो गई हैं हमारी। प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ नोट इशू हो गया है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, बायोमेटालिज्म, मैनेज करेंसी, ये सारी चीजें हो गई हैं। इस यूनिट में हमारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन रह गया है। एक कंसेप्ट है मनी मार्केट, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के साथ साथ। ठीक है, कैपिटल मार्केट यहाँ सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है। इन्फ्लेशन, अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन से तुम मतलब क्या समझते हो? हमारे जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट आना, प्राइस लेवल बूस्ट करना, प्राइस लेवल बढ़ जाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कहने का है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक गुड्स की प्राइस मान लो 20 रुपए है और उस गुड्स की प्राइस में तुम्हें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, प्राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, तो हम कह सकते हैं सर इन्फ्लेशन के सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोसेस इंडिकेट करता है प्राइसेस के अपवर्ड ट्रेंड को। मतलब प्राइसेस नीचे जाने की वजह प्राइसेस क्या हो रही है, ऊपर जा रही हैं। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है इन्फ्लेयर, और इन्फ्लेयर की मतलब की बात करें तो होता है मतलब क्या, ब्लो अप और इन्फ्लेट। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझते हुए चलना है, लैटिन वर्ड याद रख लेना, हो सकता है तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि इन्फ्लेशन किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है या फिर इन्फ्लेयर वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का आसान भाषा में समझ गए हम, यही मतलब है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी पे, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, आपके परचेजिंग पावर को घटा देगा। अब तुम सोच कर देखो, मान लो हम पहले 10 रुपए का लेस खरीदते थे, ठीक है, हमारे पास 20 रुपए था और उसमें हम 10 के 2 लेस खरीदते थे, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स। अब क्या हुआ, लेस के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब हमारी क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास 20 रुपए है तो अब हम सिर्फ एक पैकेट खरीद पाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, तुम्हारी परचेजिंग कैपेसिटी घट गई। तुम पहले उतने पैसे में 2 चीज खरीद पा रहे थे, अब उतने पैसे में बस तुम एक ही चीज खरीद पा रहे हो। तो डिक्रीज्ड परचेजिंग पावर, ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है। दूसरा, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर। मतलब जो डेट की एग्जिस्टिंग वैल्यू होनी चाहिए उसको इरॉड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, ₹1,00,000 का तुमने लोन लिया, तुम्हें अब इसको पे करना है कब, 1.5 साल बाद पे करना है तुम्हें, 1.5 ईयर्स के बाद तुम्हें पे करना है। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, चलो इधर लिख दे रहा हूं, 1.5 ईयर्स के बाद तुम्हें इसे पे करना है। इन्फ्लेशन के सिचुएशन आ गए, ठीक है, अब मैंने तुम्हें लोन दिया, तुम्हें 1.5 साल बाद आए, तुमने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब क्या इन्फ्लेशन की उतनी हमारे, मैंने जो तुम्हें 1,00,000 दिए थे, अब उसकी उतनी वैल्यू रह गई? द आंसर इज नो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ये इफेक्ट करता है। एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन often leads to higher cost of living, affecting budgets and saving, especially for those of the fixed incomes. अब मिडिल क्लास लोगों की अगर हम लोग बात करें, हम जिनके पास फिक्स्ड इनकम होता है, अब जाहिर सी बात है उनको भी इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगा, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफेक्ट करेगा, जो भी उनके रहन सहन में लागत लगती है उसको इफेक्ट करेगा। और इन्वेस्टमेंट में जो भी हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारी जो सेविंग की पैटर्न होती है, बिहेवियर होती है, उसको भी इन्फ्लेशन क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करेगा सर? जैसा कि यहाँ तुम स्टेटमेंट पढ़ पा रहे होगे कि अगर इन्फ्लेशन जो ज्यादा रहती है तो हम इन्वेस्ट यहाँ पे कम कर पाएंगे। हम जो एसेट पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमको उससे आउटकम काफी कम मिले, आउटपुट काफी कम निकल कर आए। तो इन्फ्लेशन जो है हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बिहेवियर को चेंज कर देता है। मेजरमेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे भारत में इन्फ्लेशन को सीपीआई से मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से। सीपीआई की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेशन जो है इसी से मेजर किया जाता है, जो कि
प्राइसेस को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, प्राइस चेंजेस जो होते हैं किसी भी बास्केट के, कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इन्फ्लेशन को हम लोग पीपीआई के थ्रू भी मेजर करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से जो भी प्राइसेस होते हैं उसको ट्रैक कर रहा होता है। तो ये दो मेथड्स याद रख लेना। हिस्टोरिकल कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो तुम पढ़ लेना, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था इसमें। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला था परसिस्टेंस इंक्रीज, मतलब कहने का है इन्फ्लेशन जो है ये ओकेजनली प्राइस हाइक नहीं होता है, धीरे धीरे स्टेबली बढ़ता जाता है, प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने को मिलता है यहाँ पे किसका, प्राइस राइज का, अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जरूरी नहीं है सिर्फ एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, यहाँ पे मल्टीपल गुड्स के प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे होंगे, तो ये परसिस्टेंस इंक्रीज है। दूसरा मॉनेटरी फेनोमेना है, मॉनेटरी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में तुम्हें ये चीज देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसी और चीज में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉन साइक्लिक नेचर में हो, नॉन साइक्लिक नेचर इसका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए हो जाता है, मतलब साइक्लिक नेचर नहीं है, भले ये साइक्लिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं लेकिन ये साइक्लिक नेचर नहीं है। साइक्लिक में क्या आता है, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रॉफ, ये सारी चीजें नहीं होती, इसमें परसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइक्लिक नेचर क्या होगा सर, साइक्लिक ऐसे ऐसे घूमता जाएगा सर, अप डाउन ऐसे ऐसे होता है, तो ये चीज नहीं होता है, तो इसलिए नॉन साइक्लिक नेचर बोला गया। और सस्टेन्ड इन्फ्लेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन जो है इससे आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, किसके बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो ये चीज याद रख लेना। इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स याद रखो, पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये कब अकर होगा, जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर देगा, किसको सर, एग्रीगेट सप्लाई को एक्सीड कर देगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे, एडी इज ग्रेटर देन एस, तो ये डिमांड पुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस इम्बैलेंस से जो हमारे कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स है वो बढ़ जाती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो मीट नहीं कर पाते हम लोग यहाँ पे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको की इनपुट्स के, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं, उसके प्राइसेस में तुम्हें इंक्रीज देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये अल्टीमेट प्रोडक्ट को इफेक्ट करेंगे और उनके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लो, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी आज से 2 साल पहले लेके देख लो, तो तुम अगर अपने एरिया से तुम अपने रेलवे स्टेशन जा रहे होगे तो 20 रुपए किराया लग रहा होगा, और अभी वो किराया 20 रुपए ना हो कि 30 रुपए तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्यों, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, जेन्युइन बात है, एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को। तो इससे क्या, इसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ने के कारण मेन प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जा रही हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े, ऑटो फेयर बढ़ गया, बस फेयर बढ़ गया, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको हम लोग नाम देते हैं। थर्ड अगर बात करें प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, या फिर इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फर्म्स जो होती हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशंस पे बैठी हुई होती हैं मार्केट में, मतलब ओवरऑल वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो वैसे फर्म्स जब प्राइसेस को बढ़ाने लग जाए, वैसे फर्म जब प्राइसेस को इंक्रीज करने लग जाए, क्यों इंक्रीज करेंगे सर, अपने पॉकेट भरने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए, तो बाकी के जो इंडस्ट्रीज होंगे उसको देख के वो भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, बाकी के जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स है वो भी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी, तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। मेजर फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजिकल फर्म्स जो है वो प्राइसेस इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। सेक्टरल इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिक सेक्टर में तुमको इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल मार्केट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ओवरऑल एक स्पेसिफिक, ओवरऑल सेक्टर में नहीं, एक स्पेसिफिक सेक्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे शार्प इंक्रीज इन हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू एक्सपेंसिव मेडिकल टेक्नोलॉजीज और फार्मास्यूटिकल्स दैट फेयर आउटपेस द जनरल इन्फ्लेशन रेट। तो यहाँ पे एक हेल्थ केयर सेक्टर में तुम्हें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजीज काफी एक्सपेंसिव है, जो हमारे ट्रीटमेंट्स होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं ड्यू टू एक्सपेंसिव मशीन्स, एक्सपेंसिव किट्स, तो यहाँ पे एक सेक्टर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और फिस्कल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो फिस्कल इन्फ्लेशन वैसा सिचुएशन है जब सरकार की जो रेवेन्यू है ना वो कम पड़ जाए, मतलब कहने का है एक्सपेंडिचर जो है वो आपके रेवेन्यू को क्या कर दे, एक्सीड कर दे, तो ये सिचुएशन देखने को
कब मिल सकता है? सरकारी केस में देखने को मिलता है। सरकार के खर्चे अक्सर ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये याद रख लेना। मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्रीपिंग आता है, वॉकिंग आता है, रनिंग आता है और हाइपर इन्फ्लेशन आता है। क्रीपिंग की बात करें जो स्लोली स्लोली स्टेडी रेट पे बढ़े, ठीक है, जनरली 3% पर ईयर। मॉडरेट वॉकिंग की बात करें तो मॉडरेट इन्फ्लेशन के कैटेगरी में आ जाता है, जहां पे एनुअल रेट 3 से 6% का हो। रनिंग की बात करें तो दौड़ना स्टार्ट हो जाए, जहां पे 2 डिजिट्स में आने आ जाए आपके इन्फ्लेशन, समझ जाओ आप रनिंग इन्फ्लेशन के सिचुएशन में आ गए। ये एडवर्सली पुअर और मिडिल क्लास को इफेक्ट करता है। और लास्ट आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग गैलपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसमें तुमको बहुत ही ज्यादा हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 20% से ज्यादा। ये जनरली वॉर्स के टाइम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे तुम्हें याद रखना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़े। आगे हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर इन्फ्लेशन को। तो 2 टूल्स होते हैं इसके, मॉनेटरी टूल्स होते हैं और फिस्कल टूल्स होते हैं। मॉनेटरी टूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आरबीआई अपना मेजर रोल प्ले करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक के लोन महंगे हो जाएंगे, वो आम जनता को महंगे रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी और हमारी जनता लोन लेने से कतराएगी, वो लोन नहीं लेगी। और अगर लोन नहीं लेगी तो इकोनॉमी में पैसे नहीं आएंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि रिजर्व जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होंगे उसको ज्यादा पोर्शन में अपने रिजर्व्स को मेंटेन करना होगा। अगर वो ज्यादा पोर्शन में रिजर्व्स मेंटेन करेगी तो इकोनॉमी में पैसे नहीं जाएंगे, अगर इकोनॉमी में पैसे नहीं जाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट तुम देखोगे सरकारी सिक्योरिटीज आरबीआई बेच सकती है। अगर आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब बेचेगी तो आपसे पैसे लेगी तभी ना बेचेगी, फ्री में तो बेचेगी नहीं। अगर वो आपसे पैसे ले रही है तो आपसे मेरा मतलब है कि पूरे इकोनॉमी से वो पैसे खींच रही है, अपने सिक्योरिटीज मार्केट में फैला दे रही है और पैसे क्या कर रही है? खींच रही है पूरे इकोनॉमी से। तो ये 3 तरीके हैं जहां पे आरबीआई मेजर रोल प्ले करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा के, और तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के। लेकिन बात आती है अगर फिस्कल स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे सरकारी तौर पे अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो पब्लिक के स्पेंडिंग को हमें कम करना होगा, टैक्स बढ़ा देंगे हम और बजट सरप्लस पे ध्यान देंगे। तो इन 3 माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड कर लेना। डिफ्लेशन की अगर बात की जाए तो ये हो सकता है सस्टेन्ड डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। डिक्रीज कैसे होगा? सस्टेन्ड डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो वहां पे प्राइस बढ़ते थे, डिफ्लेशन में प्राइस घटते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता था सर? परचेजिंग पावर को इरोड कर दिया जाता था और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस देखने को मिलती थी। लेकिन डिफ्लेशन में सर पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, कंज्यूमर ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि अच्छी बात है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ला सकता है। तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? डिमांड घटेंगे सर, सप्लाई बढ़ सकता है, हाई इंटरेस्ट रेट यहां पे देखने को मिलेगा और करेंसी अप्रिशिएट करेगी। ऑफन अकर्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन, जहां पे कंज्यूमर्स और बिजनेस जो है अपने खर्चे को कट करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू डिक्रीज कॉन्फिडेंस, और सेविंग्स को वो बढ़ावा देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में डिफ्लेशन की सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। सप्लाई को बढ़ावा देना, समटाइम्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैन लीड टू एन ओवर सप्लाई। अगर गुड्स ओवर सप्लाई हो गए इकोनॉमी में तो जाहिर सी बात है प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होंगे, तो ये डिफ्लेशन ही होगा ना। इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई कर दोगे तो क्या होगा सर? क्या होगा? इकोनॉमी में पैसे नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, तो डिफ्लेशन के सिचुएशन भी आने लग जाएंगे। इन्फ्लेशन तो खत्म हो जाएगा लेकिन डिफ्लेशन के सिचुएशन आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को एक सोच समझ के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं होता है वो अंधाधुन फायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं होता है। करेंसी जो है वो अप्रिसिएट करने लग जाती है, कुछ हद तक तो अच्छा होता है लेकिन बाद में जाके ये किसी इकोनॉमी के लिए बुरा भी साबित हो सकता है। इकोनॉमिक इंप्लेशंस की बात करें तो रियल वैल्यू बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, डेट जो है ज्यादा एक बर्डन की तरह काम करने लग जाता है और डिफ्लेशनरी स्पाइरल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब तुम्हें कमेंट में बताना है कि सर डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है। तुमने जरूर पढ़ रखा होगा क्लास 12th में या फिर यूजी में। चलो लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग बात कर लेते हैं अपने रिफ्लेशन के बारे में। रिफ्लेशन एक इकोनॉमिक पॉलिसी है
कह सकते हो ये मेजर है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता है, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और रिड्यूसिंग द टैक्स। इसका एम क्या होता है कि इकोनॉमी को अपने वापस से अपने पोजीशन पे लेकर आओ। कह सकते हैं सर रिफ्लेशन का मेन मकसद ये होता है इन्फ्लेशन को रिस्टोर करना टू अ हेल्दी लेवल। हेल्दी लेवल से मेरा मतलब है वैसे लेवल पे जहां पे इकोनॉमी स्टेबल चले, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो। टिपिकली 2 से 3% का इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं उस सिचुएशन में, इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है उस टाइम पे। तो रिफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी को स्टेबल करने की बात की जाती है, जहां पे इन्फ्लेशन को रिस्टोर करने की बात की जाती है, लेकिन एक हेल्दी लेवल तक, एक रीजनेबल लेवल तक। लेकिन अगर उससे ज्यादा रिस्टोर करोगे तो सर भाई साहब आप फिर से इन्फ्लेशन पे आ गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में हमें कोई भी कंसेप्ट नहीं देखने हैं। एक चीज और देखते हुए चलते हैं, इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे सर, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे और रिस्क के चांसेस तो होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप ज्यादा रिफ्लेशन कर दो और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाए, तो ये रिस्क तो है ना। तो ये चीज यहाँ पे हमें ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हुए चलने हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करा, देखो कहोगे कि भाई भैया बड़ा छोटा सेशन लिया, 20 मिनट का क्लास, अप्रॉक्स 19-20 मिनट का लिया होगा मैंने, मुझे जहां तक याद है। तो इस पे क्या क्या मैंने डिस्कस किया तुमसे, इन्फ्लेशन के बारे में देखा, इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे, फिर उसके बाद इफेक्ट्स देखा, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया, फिर हमने डिफ्लेशन की चर्चा की, डिफ्लेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हम लोग आगे रिफ्लेशन पे, रिफ्लेशन के इफेक्ट्स को देखें। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हमने ये कवर अप कर लिया है, इसको फिलहाल कुछ दिन के लिए हम लोग होल्ड पे डाल रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 को हम लोग कवर अप करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। इस कंसेप्ट को कवर अप करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को हम लोग कवर अप करते हुए चल रहे होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज तो मेरे लिए बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को कवर अप कर लेना। तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप किए जाए। काफी दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे और काफी अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में मैंने तुम्हें भारत की जो बैंकिंग सेक्टर है उसके पूरे इतिहास के बारे में मैंने बताया था कि कैसे बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व हुआ, कैसे उसमें नेशनलाइजेशन देखने को मिला, कैसे कैसे बैंक्स को मर्ज किया गया, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन करा था। तो जाओ इस वीडियो को देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है एग्जाम टाइम चैनल पे। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है, सबसे पहले इसमें टॉपिक बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग को अपने तुम डेली बेसिस पे, डेली यूज में इस्तेमाल करते होगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म में हो। बैंक भारत का एक क्रिटिकल इंडस्ट्री है जो कि जितने भी कैश हो, क्रेडिट हो और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, मैनेज करता है। कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्योंकि विदाउट बैंकिंग हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगी। अगर बैंकिंग रहेगी नहीं तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, और तुम खुद सोच कर देखो कि डेली बेसिस पे कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन को कह लो, इंडिविजुअल को कह लो या फिर सरकार को कह लो। तो बैंकिंग के डेफिनेशंस को तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ये क्रिटिकल इंडस्ट्री है जो कि मैनेज करती है कैश को, क्रेडिट को और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो कि एक पाइवटल रोल प्ले करते हैं कंट्री के इकोनॉमी में। बैंक्स जो होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू बिजनेसेस, जो कि सेफ होते हैं, सिक्योर प्लेटफॉर्म पे होते हैं और फाइनेंशियल ऑपरेटिव होते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तुम दो ओरिजिन समझ सकते हो, एक इटालियन ओरिजिन में तुम्हें अगर समझाऊं और एक ग्रीक इन्फ्लुएंस को भी अगर समझते हुए चले तो इटालियन क्या कहता है कि जो वर्ड बैंक है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है इटालियन वर्ड बैंची से या फिर बैंचेरी से, ठीक है। एंशियंट इटली में जो भी ट्रेडर्स होते थे ना, ट्रेडर्स हो गए या फिर मनी एक्सचेंज जो करने वाले होते थे, वो बेंच के पास बैठते थे, बेंच पे बैठते थे और अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते थे। मैं तुम्हें काफी एक अच्छे इमेज को दिखाता हूं, एक इमेज से तुम समझ पाओगे। इस इमेज को तुम देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो जो बेंच है ये क्या, एक टेबल है और यहाँ पे एक बेंच लगा हुआ है जहां पे ये सारे क्या है, मनी एक्सचेंज करने वाले बैठे हुए हैं, है ना। क्या यहाँ पे टर्म यूज हुआ कि ट्रेडर्स जो होते थे और मनी एक्सचेंजर्स जो होते थे वो बेंच पे बैठते थे और टेबल्स उनके सामने होता था और वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते थे। यहाँ तुम्हें गोल्ड कॉइन के सिक्के दिख रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, नोट्स यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें। तो ये सारे क्या है, ये आम जनता है यहाँ पे। तो ये इमेज काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे उस टाइम पे हिस्ट्री जो तुम देखोगे तो बैंक कुछ इस प्रकार से उस टाइम पे हुआ करता था। वहां पे उस टाइम पे लोग ऐसे बैठते थे और ट्रांजैक्शंस करते थे।
तो उसी को नाम दिया गया था कि बैंची और बैंचेरी। तो हमारा जो बैंक है किससे डिराइव हुआ? बैंची से। दीज बेंचेस, इसको इसी बेंच को हम लोग क्या बोलते थे? बैंची। एंड ओवर द टाइम इसको इवॉल्व किया गया और धीरे धीरे यहाँ पे मनी ट्रांजेक्शंस फैसिलिटेट किए गए। ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंस अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो अनदर वर्ड है बैंक, ये बैंक्यू वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका सेम मतलब है। एक टेबल होता है जहां पे मनीज जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है, एक इमेज से तुम दोनों को समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने मॉडर्न बैंकिंग एरा की, तो मॉडर्न तो तुम अभी फेमिलियर ही हो कि मॉडर्न बैंकिंग एरा में क्या है, डिजिटल बैंकिंग है, इंटरनेशनल बैंकिंग तुम्हें देखने को मिल रहा है। काफी जो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया वो काफी फास्ट हो गया, हम अपने बिल काफी इजीली पे कर पाते हैं, मनी इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये डिजिटल बैंकिंग के सहायता से हो पाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल बैंकिंग की, तो जो तुम क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग करते हो, तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड दूसरे देश में बैठे हुए, अगर तुम्हें उन्हें पैसे भेजना है, तो ये तुम इंटरनेशनल बैंकिंग या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर इसे हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना उनके तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अपने दोस्त जो तुम्हारे फॉरेन में बैठे हुए हैं उसको तुम पैसे नहीं भेज सकते हो। तो डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग एक क्रूशियल एलिमेंट है मॉडर्न बैंकिंग का। ठीक है, चलो अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ बैंकिंग को। यहां पे मैंने तुम्हारे लिए एक माइंड मैप प्रिपेयर किया है, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसका एक इमेज अच्छे क्वालिटी में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहां से तुमसे एक्सेस करना, सो दैट तुम्हें चीजें क्लियर विजिबल होंगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूं जिससे तुम चीजों को समझ पाओ। वैसे इमेज ऑलरेडी ब्लर है, ब्लर तो है इमेज, मैंने सेव भी नहीं किया। चलो ठीक है, यहां से समझते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। तुम देखो थोड़ा सा क्वालिटी एडजस्ट कर लेना। दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें तुम्हें कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांटेज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो इसमें सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन अगर बात की जाए ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस की, तो इसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे तुमको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। सेकेंडरी फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी तुम्हें दो बाइफर्केशंस देखने को मिलेंगे। पहला आता है एजेंसी फंक्शंस और दूसरा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। हाँ मुझे मालूम है इमेज थोड़ा तुम्हें दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन बस काम चला लो। इसके बाद मैं तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मेरे से गलती हो गई, मैंने एचडी क्वालिटी का इमेज ना लगा के थोड़ा कंप्रेस्ड क्वालिटी का इमेज यहाँ पे लगा दिया। चलो देखते हैं। पहला एजेंसी फंक्शन की बात करें तो बैंक जो होता है ना, वो किसी के लिए, चाहे कस्टमर हो चाहे आरबीआई, तो सरकार का भी एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कमर्शियल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंक्स जो होते हैं वो फंड्स की ट्रांसफर करना, चेक्स को कलेक्ट करना, पीरियोडिक पेमेंट करना, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, पीरियोडिक कलेक्शंस करना और अदर एजेंसी फंक्शन ये कस्टमर के बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। तो बैंक जो होता है कस्टमर का क्या होता है? एजेंट होता है। मान लो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं, तुम्हारे बिहाफ पे बैंक कर देगा, तुम उसको वैसे कमांड्स दोगे। चेक कलेक्ट करना है किसी व्यक्ति से, बैंक कर देगा। पीरियोडिक पेमेंट्स करने हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंक ऑटोमेटिकली तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट करता रहेगा, जैसे जैसे भी हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जैसा भी हो। तुम्हारे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, बैंक कर सकता है। पीरियोडिक कलेक्शन करना है पेमेंट्स का, वो भी करेगा। और कुछ अन्य प्रकार के भी एजेंसी फंक्शंस होते हैं जो कि बैंक तुम्हारे बिहाफ पे परफॉर्म करता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें तो इसमें इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आएंगे। लॉकर फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हारे शेयर्स को अंडरराइटिंग बैंक कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स तैयार करता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और अदर यूटिलिटी फंक्शंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हमारे बैंक के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इमेज तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस को थोड़े से डिटेल में। तो प्राइमरी फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला इसमें आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसके अंदर तुम्हें टोटल 4 चीजें याद रखनी है: सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़ा रहा हूं, तो सेम टू सेम सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक के भी यही होंगे। कमर्शियल बैंक्स के जो तुम फंक्शंस पढ़ोगे उसमें भी यही फंक्शंस तुम्हें याद रखने। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जो कि जो एक मिडिल ग्रुप सैलरीड पर्सन ओपन करवाता है, जो कि अपने डेली के सेविंग्स को उसमें मेंटेन करता है। जनरली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इसमें तुम्हें प्रोवाइड करती है वो काफी ज्यादा कम होता है। टिपिकली कहूँ तो 4% के अराउंड यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट देखने को मिलता है, 4%, 6%। हाँ, एफडी पे तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। सेविंग डिपॉजिट जो होता है ना, ये लोगों को इंकरेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि आप पैसे सेव करो।
इंटरेस्ट जो होते हैं काफी कम होते हैं इसमें, विड्रॉल आप पे डिपेंड करता है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस वैसे तो नहीं है, कुछ बेसिक थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो इसमें ना के बराबर रेस्ट्रिक्शंस है, और जनरली ये सूट किनको करता है, स्टूडेंट्स को या फिर सैलरीड पर्सन को, वेज अर्नर्स को, उनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जहां पे तुम लमसम में अमाउंट डिपॉजिट करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सुना होगा एफडी करवा लेते हैं, एफडी हमने कर रखा है 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 6 साल का, तो ये एफडी है। तो जब तक मैच्योरिटी यहां पे नहीं होगी, वो टाइम पीरियड मैच्योर नहीं होगा, तब तक तुम यहां से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ खासियत भी है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो तुम्हें हाई मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट बात करें करंट डिपॉजिट की, तो करंट डिपॉजिट उनके लिए सूटेबल होता है जो कि लार्ज ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं। तो प्राइमरली यूज्ड बाय द बिजनेसेस, करंट अकाउंट ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है विड्रॉल की, कह सकते हो उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तुम्हें मिल जाती है। और लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे समझे रेकरिंग डिपॉजिट को, तो यहाँ पे तुम रेकरिंग समझ रहे हो, एक फिक्स्ड इंटरवल पे तुम पैसे चाहो तो डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, विड्रॉल्स तो वैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेकरिंग बेसिस पे तुम क्या करते हो, डिपॉजिट कर रहे होते हो। तो ये चीज याद रख लेना, ये 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, और ये किसके अंदर आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या है, प्राइमरी फंक्शन है बैंक्स का। ग्रांटिंग लोन एडवांस की बात करें तो पहला आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कभी कभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो बैंक्स क्या करती है, तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सर्टेन लिमिट तक। टिपिकली कहूं तो 20,000 25,000 तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बाद में आपको उसे चुकाना होगा। हाँ, उस पर बैंक तुमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है जितना अमाउंट तुमने विड्रॉ करा है। नेक्स्ट बताओ तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या करता है, क्लाइंट्स को अलाउ करता है कि प्री डिटरमाइंड, मिलता जुलता है ओवरड्राफ्ट से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें सैंक्शन लिमिट से आगे तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। लोन्स का तो तुम्हें पता ही है, लोन्स तुम्हारे शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और लास्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारे तुमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा होगा, मुझे नहीं लगता इस पे कुछ तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत है, और मुझे ज्यादा इस पे टाइम देने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो कि सेकेंडरी फंक्शंस दे रखे हैं बैंक्स के, लाइक सबसे पहले एजेंसी फंक्शंस है, और दूसरा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस की बात करें तो बैंक तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे एजेंट बन जाता है, तुम्हारे लिए वो ट्रांसफर करेगा फंड्स का, चेक्स को कलेक्ट करेगा, तुम्हारे पीरियोडिक बिल्स को हैंडल करेगा, मंथली बिल्स पे तुम्हें पे करने हैं, हैंडल कर लेंगे भाई साहब, पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, पीरियोडिक कलेक्शन करेगा, रेंट कलेक्शन करने हैं, डिविडेंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, और अदर एजेंसीज भी प्रोवाइड करता है। और जनरल में तुम्हें लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज का हैंडल करना, यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो बेसिक सी चीजें हैं फंक्शंस में, तुम इतना याद रख लो, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो अब बात करते हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम की। यूनिट बैंकिंग तुम नाम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मतलब कहना हम कह सकते हैं कि एक अकेला यहाँ व्यक्ति खड़ा है, एक अकेला बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे एक अलग से कोई उसके ब्रांचेस नहीं है, यूनिट, एक यूनिट। यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द बैंक्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं, किसी पे वो डिपेंड नहीं होते। इनके लिए एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर यूज किया जाता है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, जो कि अकेले खड़े रहते हैं। These banks do not have a multiple branches and serve a specific local area, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को ही सर्व करते हैं। Each bank in the unit system is a self-sufficient with its own management, खुद के पॉलिसीज होते हैं, खुद के ऑपरेशंस उनके होते हैं। They are usually more localized and tailored, जो कि नीड्स को क्या करते हैं, मीट करते हैं, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो जो उन्हें सर्व कर रहे होते हैं। तो समझ गए यूनिट क्या है, जो कि अकेला खड़ा हो। बैंक के जो यूनिट्स होते हैं वो अकेले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। फीचर्स की बात करें तो इनकी जो ऑपरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सिंगल यूनिट एंटिटी होती है, कोई भी इनके ब्रांचेस नहीं होते, कोई भी इनके एक्सटेंशंस नहीं होते, मतलब ये सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल सही। जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, मनी को जब लेंड करना हो, अदर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना हो, क्या ये सारे काम खुद से करेंगे? आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट, लोकलाइज्ड फोकस। लोकलाइज्ड फोकस क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक रीजन को ही सर्व करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को ही सर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, एक अकेला आदमी ज्यादा फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो एक लिमिटेड रीच तक ही अपनी चीजों को पहुंचा पाता है, कह सकते हो एक लिमिटेड कस्टमर्स तक ही वो चीजों को हैंडल करके रखता है, भले ही उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है उतने से उसको अकेले जाती है। लोकलाइज्ड फोकस यही कहने का है कि एक स्पेसिफिक एरिया में वो सर्व करेगा, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है अपने लोकल इकोनॉमी का, अपने कस्टमर्स का, उनके नीड्स का और उनके मार्केट कंडीशंस का।
कैपिटल बेस भी होगा काफी कम होगा, छोटा कैपिटल बेस इनका रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर लार्ज ब्रांच्ड बैंक्स। आगे समझेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रांच्ड बैंक को। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ऑटोनोमस होती है, मतलब ये अपने डिसीजंस, चाहे वो लोन को अप्रूव करना हो, इंटरेस्ट रेट या फिर सर्विस, ये इंडिपेंडेंटली करते हैं, किसी अदर ब्रांच पे, किसी अदर इंस्टीट्यूट पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है सर, रिस्क भी ज्यादा होगा, बिल्कुल यार, रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन जो होगी रिस्क की, वो टोटल जो लोकल इकोनॉमी की होगी वो अकेले उस यूनिट बैंक पे ही जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे तुम ले सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे यूनिट बैंक्स थे बिफोर द इमरजेंस ऑफ लार्ज बैंकिंग नेटवर्क्स। सम रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज में ऑल्सो हैव अ स्मॉलर इंडिपेंडेंट एंड यूनिट बैंक्स। समझ गए इस चीज को? यूनिट बैंकिंग के कंसेप्ट आई होप तुम्हें क्लियर हुए होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के। नाम से समझ आ रहा है सर, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, बहुत सारे ब्रांच होंगे? बिल्कुल हाँ। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ऐसी बैंकिंग मॉडल है जहां पे सेंट्रल बैंक्स जो होती है वो ऑपरेट करती है एक नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस के माध्यम से, और वो डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स में उसका फैलाव होता है, चाहे वो नेशनली देख लो या फिर इंटरनेशनली देख लो। ईच ब्रांच फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द मेन बैंक, but it is managed centrally to ensure consistency in the operation and services. This system allows bank have to broader reach and provide service to a larger population while maintaining the advantage of central management. समझते हैं थोड़ा आराम से प्यार से इसको। सेंट्रल होंगे, सेंट्रल फंक्शन होगा, इसके डिफरेंट ब्रांचेस होंगे, है ना? ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, डी। अब जाहिर सी बात है सर, इतने अगर ब्रांचेस हैं तो इनका जो ऑपरेशन का रेंज होगा वो भी काफी वाइड होगा, वाइड रेंज ऑफ इनका रीच होगा। जाहिर सी बात है लोकली नहीं, ये मल्टीपल एरियाज, नेशनली तो पहुंचेंगे ही सर, नेशनली और इंटरनेशनली भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और सर्विसेज भी सर ज्यादा होंगी, सर्विसेज भी सर ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही, सर्विसेज भी ज्यादा होना चाहिए। राइटिंग स्पेलिंग गलत हो गया ना? सर्विसेज भी सर ज्यादा होंगी, बिल्कुल यार, सर्विसेज भी तुम्हें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएंगी ऐसे बैंक्स के। तो ये चीज समझ लेना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। वाइड एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा सर, ज्यादा बैंक्स तक पहुंच पाएंगी। लार्ज बैंक जैसे HSBC, वेल्स फैर्गो, ये क्या, इनका ग्लोबल प्रेजेंस है ऐसे बैंक्स का, इनके ब्रांच जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में है। ब्रॉड अरे को, ब्रॉड क्लाइंट्स को सर्च ये करते हैं और उनके सर्विसेज को मीट आउट करते हैं, उनके नीड्स को मीट आउट करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है ये कैसी होती है, इनकी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है। हर ब्रांच जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, लेकिन इनका जो ओवरऑल होता है पकड़ एक सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे होता है। सेंट्रल मैनेजमेंट यहाँ पे तुम्हें बैठने को देखने को मिल जाती है। रिसोर्स शेयरिंग करती है, रिसोर्स शेयर होते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अगर किसी एक ब्रांच को रिसोर्स की कमी पड़ जाती है तो दूसरा ब्रांच वहां पे खड़ा होता है और कहता है मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच को लिक्विडिटी फेस करनी पड़ रही है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है, एडिशनल कैपिटल रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल ऑफिस से या फिर अपने अदर ब्रांच से, जिससे कि वो अपने ऑपरेशन को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर पाए। तो ये किसके फीचर हो जाते हैं हमारे, किसके हो जाते हैं, ब्रांच बैंकिंग के। चलो अब तुम देखना है यूनिट बैंकिंग वर्सेस ब्रांच बैंकिंग। इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट्स की बात करें तो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, देख सकते हैं रिस्क है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज रेंज है। यूनिट बैंकिंग का सर एरिया ऑफ ऑपरेशन लोकल होता है, आपने बताया था। ब्रांच का सर वाइड होता है, नेशन पर तो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल फंक्शंस भी, इंटरनेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें मैनेजमेंट में, यूनिट बैंकिंग में तो इनका इंडिपेंडेंट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग में यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है। यूनिट बैंकिंग में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग में अबंडेंट मात्रा में होती है। रिस्क भी सर यूनिट बैंकिंग में लोकलाइज्ड होगा, ब्रांच में डाइवर्सिफाइड होगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यूनिट बैंकिंग में काफी कम होगी, ब्रांच बैंकिंग में काफी ज्यादा होगी। सर्विसेज की बात करें तो लिमिटेड सर्विसेज यहां तुम्हें देखने को मिलेंगे, ब्रांच बैंकिंग में ज्यादा सर्विसेज तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंस चार्ट याद रख लेना यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग की। चलो एक कंसेप्ट और इसमें हम लोग देख लेते हैं, मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग का कंसेप्ट अगर तुम्हें समझना है तो आसान भाषा में तुम समझो, इसमें यहां पे एक ऐसा सिस्टम है जो कि बोथ कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग
कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे। मतलब दोनों फंक्शंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये एक हाइब्रिड मॉडल है ना, क्या है? एक हाइब्रिड मॉडल है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि ऑफर करता है आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, चाहे वो ट्रेडिशनल बैंकिंग ले लो लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन्स बनाना, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, एसेट मैनेज करना और भी अन्य प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो ये मिक्स बैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है। इस सिस्टम में बैंक्स जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं किसी एक टाइप के ऑपरेशन में, जैसे सिर्फ रिटेल बैंकिंग कह लो, इसमें एक से अधिक तक ये लिमिटेड होते हैं, बट रादर देन कंबाइंस वेरियस फाइनेंशियल फंक्शंस। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एडवांटेज प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे बैंक्स जो है ना बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डाइवर्सिफाइड सर्विस होगा, सर बता दिया, इसे हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं हम। क्यों हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपको बेसिक फंक्शंस तो मिलेंगे लाइक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है सर्विसेज अगर डाइवर्सिफाइड है तो रेवेन्यू के स्ट्रीम्स जो होंगे वो भी मल्टीपल होंगे, अलग अलग सोर्स से आपको रेवेन्यूज देखने को मिल रहे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट भी सर इनहैंस्ड होगा, अच्छे तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर रहे होगे। और अगर लास्ट हम लोग यहाँ पे देखते हुए समझे, आ गया रेगुलेटरी ओवरसाइट की अगर बात करें तो जो भी बैंक्स मिक्स बैंकिंग के अंदर आते हैं उनको कंप्रेहेंसिव रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उनको कमर्शियल बैंक के नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज के नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि SEC, फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन्वेस्टमेंट के लिए है, और सेंट्रल बैंक जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के लिए या फिर कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इन दोनों के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करना होता है, और ये दोनों रेगुलेटरी बॉडी होते हैं मिक्स बैंकिंग सिस्टम के। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर, बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे हम यहाँ पे, वेरियस बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स कह लो, RBI के बारे में समझेंगे, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी जितने टाइप्स के बैंक होते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लो मैंने PPTs वगैरह रेडी कर रखा है। SBI के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। SBI इज बेसिकली कमर्शियल बैंक, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे SBI का। तो आज के सेशन को हम लोग यही एंड करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।